हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री जो आपका प्राचीन इतिहास है उसका यूनिट सेकंड देखने वाले हैं। सो ये यूनिट सेकंड आपका काफ़ी बोरिंग भी माना जाता है और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। सो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हो तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आगे देने वाले हो एग्ज़ाम या फिर मास्टर्स के लिए भी हो, तो भी आपके लिए वीडियो, इवन आपको एसएससी और अगर किसी भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट इन डेप्थ जो भी चीज़ें है उसको भी समझेंगे एंड जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको इस यूनिट से पूछा जाता है, चाहे जो भी जिस तरह से भी मैप का क्वेश्चन आता है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन आपको इस यूनिट से किस तरह के आते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है आपको, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का विवरण कीजिए। सो क्योंकि इसमें हम लोग आज वाले जो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम लोग पुरापाषाण काल जो पैलियोलिथिक कल्चर है वो, और फिर इसके अलावा मध्य पाषाण काल जो है इसको समझेंगे। जो थर्ड वाला आपको जो जिसको नवपाषाण बोला जाता है, न्यूलिथिक बोला जाता है, उसको डिटेल में, क्योंकि वो एक अलग से अपने आप में एक अलग यूनिट बन जाता है और काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे, जिसमें हम लोग नवपाषाण, न्यूलिथिक और चालकोलिथिक दोनों को भी एक साथ कवर करेंगे। सो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको पहला बता दिया, ये दो तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दूसरा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सो जो आपको शॉर्ट वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी देखते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आपने देख लिया जो कि आपको पुरापाषाण से आया था। दूसरा क्वेश्चन है आपको जो कि न्यूलिथिक से पूछा जाएगा कि एग्जामिन द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। भारत में नवपाषाण संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण तथा विशिष्ट लक्षणों का परीक्षण कीजिए। सो इसका मतलब ये है कि आपको अगर मैप नहीं पता है, अगर आपने मैप अच्छे तरीके से नहीं देखा है, सो फिर ये क्वेश्चन आपको ये नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं मैप के बेसिस पे बताना पड़ेगा कि आपको नवपाषाण कहाँ कहाँ पे मिला हुआ था। दूसरा, इसमें अगेन अगर देखोगे तो इसकी विशेषता है, जो इसका फीचर है वो पूछा गया है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इस यूनिट से आता है, एक तो भीमबेटका के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, दूसरा आपको मेगालिथिक के बारे में, महापाषाण या भीमबेटका के बारे में आपको शॉर्ट में टिप्पणियाँ लिखने के लिए आ सकता है। सेकंड जो है क्वेश्चन आपको इसमें कौन सा बन सकता है, तो अगेन अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, पैलियोलिथिक वाला ही सवाल आपको पुरापाषाण काल का। तो इस यूनिट में 2 ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। पहला ये कि आपको जो पुरापाषाण जो पैलियोलिथिक जो है उसके जितने भी फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, और जो आपका नवपाषाण काल है उसके भी विशेषताएं आपको जो है वो न्यूलिथिक के भी विशेषताएं पता होना चाहिए। और शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो आपको भीमबेटका के बारे में पूछा जा सकता है या फिर आपको महापाषाण काल के बारे में पूछा जा सकता है। शॉर्ट में देखो और कुछ जो क्वेश्चन आए हुए हैं रॉक आर्ट के बारे में और मेहरगढ़ के बारे में। सो रॉक आर्ट जैसे शैल कला, जो जैसे भीमबेटका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, या फिर आपको दूसरे जगह जो भी आपको रॉक आर्ट मिले हुए थे केव्स वगैरह में, उसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा मेहरगढ़ है जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझ में आपको आगे कि सवाल किस तरह के आते हैं। लॉन्ग टाइप में अगर आप देखोगे तो विशेषताएं ही पूछे जाता है आपको, चाहे आपको पैलियोलिथिक हो गया या फिर आपको न्यूलिथिक हो गया, पुरापाषाण या नवपाषाण के बारे में। शॉर्ट में आपको रॉक आर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, भीमबेटका के बारे में पूछा जा सकता है, मेगालिथिक या महापाषाण के बारे में पूछा जा सकता है। अब इस यूनिट को देखते हैं किस तरह से और अच्छे तरीके से समझा जाए। सो आज हम लोग डिटेल जो देख लेते कंटेंट आज का वीडियो का क्या क्या रहने वाला है। सो पाषाण काल का परिचय हम लोग देखेंगे, जो पाषाण काल आपको कैसे आया था। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल जो है वो उसकी इतिहास किस तरह की रही है, पाषाण काल की अवधि कितने तक की रही है, क्योंकि डेट को लेके बहुत डाउट आता है कि डिफरेंट बुक में आप देखोगे कहीं पे आपको कुछ अलग ईयर बताया गया है कि जो पुरापाषाण है आपको इस टाइम से स्टार्ट हुआ था, पैलियोलिथिक इस टाइम से स्टार्ट हुआ था, कहीं नवपाषाण काल का समय काल जो है अलग अलग होता है। बट हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे ही चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपका जो है वो पूरे तरीके से ऑथेंटिक सोर्स है। पाषाण युग का वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले, जैसे कि पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, न्यूलिथिक हो गया, पुरापाषाण, मध्य और नवपाषाण। पाषाण औजार, इसमें जो टूल्स यूज़ किए गए थे उसके बारे में देखेंगे। पाषाण काल में कला और जीवन जो किस तरह से व्यतीत किया जाता था, उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर किस तरह से रहा था, लाइफस्टाइल कैसे रहा था, ये सभी देखने वाले। पाषाण कालीन समाज, सोसाइटी कैसा रहा था, ये भी देखने वाले हैं। तो ये आपका कंटेंट है जो कि वीडियो में आज कवर करवाया जाएगा। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना संक्षिप्त में एकदम समरी के फॉर्म में समझ लेते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। सो इसको प्राग ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है।
स्टोन एज बोला जाता है। और स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जिसमें आपका पुरापाषाण जो है, पैलियोलिथिक जो है, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। जो निम्न वाला है इसको लोअर पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, मध्य वाला को मिडिल पैलियोलिथिक एज बोला जाता है और उच्च पुरापाषाण काल जो है इसको अपर पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। सो शॉर्ट में देखते इसके कुछ फीचर्स, फिर डिटेल में भी देखेंगे। सो अगर इसकी कला की बात की जाए, कल्चर की काल की बात की, समय काल के बारे में बात किया जाए, फिर उसमें जो है वो कल्चर किस तरह की, विशेषताएं क्या क्या थी, फीचर्स क्या क्या थे और कहाँ पे ये इसको आपका जो साक्ष्य जो है साइट कहाँ पे मिलता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। सो सबसे पहले पुरापाषाण काल जो इसके बारे में देखते हैं। सो पुरापाषाण में जो है अगर आप देखा जाए तो मानव का जो है वो खाद्य संग्रह किस तरह का था, वो किस तरह का, उनका खान पान किस तरह का था, उनका जो फूड हैबिट था वो किस तरह का रहा था। सो यहाँ पे लोग जो पुरापाषाण की काल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे लोग जनरली आपको रॉ मटेरियल, कंद मूल जो बोला जाता है, जो कि आपको बिल्कुल भी पके फॉर्म में खाना नहीं खाते थे, वो लोग कच्चा जो है पदार्थ का सेवन करते थे। अब यहाँ पे भीमबेटका का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो भीमबेटका इसका ही उदाहरण होगा, एग्जाम्पल है किस चीज़ का, पुरापाषाण का, और ये आपको मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? इस गुफा के बारे में पहले बार किसने बताया था आपको? तो डॉक्टर विष्णु एस वागलंकर ने बनाया था और ये सवाल आपको पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, भीमबेटका से हमें क्या क्या चीज़ें मिला? तो गुफा का चित्र मिला है, गुफा में आपको पेंटिंग्स बनी हुई है। दूसरा जो इसका फीचर है, इसका विशेषता क्या है पुरापाषाण का? मानव को अग्नि का ज्ञान था परंतु उपयोग से अपरिचित थे। जो पैलियोलिथिक लोगों के बारे में देखते हैं, जो पुरापाषाण के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इनको अग्नि का ज्ञान नहीं था, ज्ञान था कि आग कैसे जलाया जाता है, बट उसका यूज़ कैसे किया जाए इसके बारे में वो लोग अवेयर नहीं थे। अगेन देखते कि यहाँ पे और कौन कौन से जो जगह में आपको मिला है। हथनौरा है, ठीक है, जो कि आपको नर्मदा घाटी में है, जो कि मध्य प्रदेश में। यहाँ पे प्रथम मानव का जीवाश्म मिलता है आपको, पहला जो ह्यूमन का जो अगर एविडेंस बोला जाए तो हथनौरा आपको याद रखना है, ये आपको जो है वो नर्मदा मध्य प्रदेश में मिला है। मानव को अग्नि का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कृषि का ज्ञान नहीं था, जब हम लोग पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी इनको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था। पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी पुरापाषाण में, आपको डोमेस्टिकेशन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ था। औजार निर्माण अगर देखा जाए तो ये क्वार्टजाइट यूज़ करते थे, बलुआ पत्थर जो होता है वो यूज़ करते थे, और इसके अलावा आपको चार्ट और फ्लिंट वगैरह भी ये यूज़ करते थे। ये सब एग्जाम्पल है जिसको हम लोग और डिटेल में आगे जाके देखेंगे। मध्य पाषाण काल की विशेषताएं भी देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता कि आपको लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, जिसको माइक्रोलिथिक जो है वो स्टोन बोला जाता है। सो माइक्रोलिथिक जो स्टोन से, छोटे छोटे पत्थरों से जो है आपको, इससे आपको क्या किया जाता था? औजार बनाया जाता था। मृद भांडों का निर्माण, पॉटरी जो है, जो हम लोग चीज़ों को स्टोरेज करने की बात करते हैं, वो भी बनने का शुरुआत जो है, निर्माण हो चुका था किस टाइम पे? मध्य पाषाण काल, समय काल में। अंत्येष्टि संस्कार विधि के विषय में जानकारी, जो किस तरह से आपको फ्यूनरल करना है, किसी को जलाना है, किस तरह से उसको कौन से डायरेक्शन में करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको साक्ष्य जो है मध्य पाषाण समय काल से मिलता है। पशुपालन जो है, डोमेस्टिकेशन, जैसे हमने देखा ना कि पुरापाषाण के समय काल में आपको डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ था, नहीं किया जाता था, बट जब मध्य पाषाण की बात करते हैं तो पशुपालन, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था। और जो पहला पशुपालन किया जाता है वो किसका किया जाता है? आपको डॉग का किया जाता है, कुत्ता का जो है किया जाता है। खाद्य संग्रह के बारे में उनको पता था, किस तरह से फूड कलेक्शन करना है ये पता था। औजार निर्माण के अगर बारे में देखा जाए तो ये चार्ट, फ्लिंट, जैस्पर, ये सब का इस्तेमाल करते थे। और उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको मध्य पाषाण काल का जो है हमें साक्ष्य मिलता है। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में मिलता है। सराय नहरगढ़ जो आपको प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मध्य पाषाण से ही मिलता है। अब डिटेल में देखते हैं, नवपाषाण में अगले वाले वीडियो में कवर करवाऊंगी तो उसमें वहाँ पे देखेंगे। अब डिटेल में पाषाण काल के बारे में देखते हैं और यहाँ से आपको चीज़ें एकदम समझ में आएगा। सबसे पहले जो आपको पाषाण काल को खंड, जब मानव पत्थर और औजार हथियार का प्रयोग करता था तो उसे पाषाण काल कहते हैं। अब स्टोन एज किसको बोलते हैं, एक तो ये डाउट आता है ना। तो जहाँ पे जिस समय काल में आपको पत्थरों का जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था किस चीज़ के लिए? औजार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, तो इसी के नाम से इसका स्टोन एज नाम रखा गया, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्योंकि पत्थरों पे ही निर्भर थे, चाहे वो उसी से उसका हथियार भी बनाते थे और इसी से उनका जो दिनचर्या था, जिस जानवरों को टारगेट किया जाता था, मारा जाता था और उससे उनका फूड प्रोड्यूस किया जाता था, तो कहीं ना कहीं पत्थरों के इर्द गिर्द ही उनका जीवन जो है वो व्यापन होता था।
भारत में अगर सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1863 में आपको रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है उन्होंने पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम किसने आपको जो है वो पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। तो इनका नाम है आपको रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जो कि मद्रास में आपको पहला जगह पेरमपल्ली होता है जहाँ पे इसकी चीज़ की वो खोज करते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स की खोज जो है वो यहाँ पे लिखा है आपको पल्यवरम तमिलनाडु में खोज की गई थी। लिपि की खोज और उसके कूट किए जाने पर आधार पर नामकरण जॉन रूस ने किया था, प्राग आद्य और ऐतिहासिक काल। तो नेमिंग भी जो अगर देखा जाए तो इन्होंने ही किया था। तो हमें याद रखना कि पाषाण काल के बारे में अगर भारत में सबसे पहला अगर सर्वप्रथम किसी ने इसके बारे में खोज किया था तो रॉबर्ट ब्रूस। समय काल भी आपको याद रखना है 1863 से 64 के बीच में। अब यहाँ पे तीनों पाषाण काल के बारे में देखते हैं, इसका टाइमलाइन देख लेते हैं, जो कि आपको बहुत डाउट आता है यहाँ पे कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। ठीक है, सो पूरा पाषाण के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो इसको 10 लाख BC से लेके आपको 10,000 BC तक माना जाता है। ठीक है, इसमें आपको बड़े और रूखे जो है पाषाण औजार यूज़ किए जाते थे। और आगे आपको ये बाइलिंगुअल वीडियो है, तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनको उस वीडियो स्किप मत करिए, आगे आपको मैं इंग्लिश में भी चीज़ें बताऊंगी डिटेल में। सो बड़े और जो आपको औजार होते थे पाषाण पत्थर यूज़ की जाती थी किसमें, पूरा पाषाण में। इसमें आपको बड़े जानवर और खाद्य संग्रहण और सामूहिक जो है शिकार किया जाता था। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स अगेंस्ट देख लेते हैं। अगर टाइम पीरियड आपको पूछा जाएगा पूरा पाषाण का कब से कब तक है, तो 10 लाख BC से लेकर आपको 10,000 BC तक रहा था। इसमें आपको पूरा पाषाण में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और बड़े जानवर का ही संग्रह जो आपको शिकार किया जाता था। और लोग यहाँ पे आपको ग्रुप में घुमा करते थे और परमानेंट सेटलमेंट जो है आपको स्थायी निवास नहीं बना हुआ था, क्योंकि लोग एकदम जो हंटिंग गैदरिंग में थे और घुमाऊ जो है वो प्रक्रिया में ही अपने आप को इंडल्ज रखते थे, इन्वॉल्व रखते थे। और क्योंकि उस टाइम पे आपको एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, कृषि अगर स्टार्ट हो जाता है तभी वो परमानेंट स्थायी होंगे, जब तक नहीं होगा तब तक वो जो है स्थायी अपना परमानेंट हाउस नहीं बनाएंगे। मध्य पाषाण के काल का अगर समय काल देखा जाए तो ये आपको अगेन 10,000 से लेके आपको 7,000 BC तक है। और अगर नव पाषाण का देखा जाए तो 7,000 से लेकर कहीं आपको 6,000 भी मिल जाएगा और 3,000 तक है। ठीक है, सो मध्य पाषाण के बारे में यूनिक चीज़ें क्या है, यहाँ पे भी स्थायी निवास आपको परमानेंट हाउस नहीं था, पशुपालन होता था। ठीक है, सो ये याद रखना आपको, जब पूरा पाषाण की बात करोगे तो वहाँ पे ना तो पशुपालन है, ना ही स्थायी निवास है, ना ही आपको यहाँ पे जो है कृषि वगैरह किया जाता है। बट जब मध्य पाषाण के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे चेंजेस आना आपको जो है वो बदलाव आना शुरू हो जाता है। डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है, पशुपालन स्टार्ट हो रहा है, लोग परमानेंटली जो है यहाँ पे अभी भी नहीं रह रहे, बट थोड़ा बहुत जो है ये आपको क्या करते हैं, सूक्ष्म पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जो पूरा पाषाण है इसमें अगर मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि इनको अग्नि के बारे में, अगर आग के बारे में, फायर के बारे में पूछा जाए तो इनको जानकारी थी। ठीक है, किनको, पूरा पाषाण काल लोगों को, दे अवेयर अबाउट द नॉलेज ऑफ फायर। ठीक है, उनको पता था कि अग्नि किस तरह से बनती है, बट इनको नहीं पता था कि इसका नियंत्रण या यूज़ कैसे किया जाए। सो यूज़ इसका कब से स्टार्ट होता है, आपका मध्य पाषाण से होता है। चित्रकला साक्ष्य भीमबेटका से आपको मिलता है मध्य प्रदेश में। तो इनको चित्रकला के बारे में, पूरा पाषाण के काल के बारे में लोगों को पता था, इसीलिए वो भीमबेटका के गुफाओं में इन्होंने बहुत सारे जो है आपको चित्रकला बनाया हुआ, पेंटिंग बनाया हुआ है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपको पूरा पाषाण जो है मिला है, तो महाराष्ट्र के पाटन में मिला है। ठीक है, जहाँ पे शुतुरमुर्ग के अंडे भी जो मिले हैं। इसके अलावा बोरी जो है महाराष्ट्र में है, सोहन घाटी जो आपको पंजाब में। तो ये सब जगह पे लोग आपको पूरा पाषाण काल वाले लोग रहते थे। मध्य पाषाण के बारे में अगर देखा जाए तो बागौर राजस्थान, सराय नहरगढ़ जो कि आपको प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और आदमगढ़ जो कि आपका मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। इसको मैप पे भी देखेंगे और इजी तरीके से समझ में आएगा आपको। ये जो आपको अगर इमेज दिख रहा होगा, तो ये भीमबेटका का फोटो लिया गया है, और ये आपको गुफा, पहाड़ का गुफा जो है उस पर अगर आपको कलर जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, तो ये पेंटिंग बनाया हुआ है, जिसको अगर आप बहुत नज़दीक से जाके देखोगे तो चीज़ें आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। तो यही पत्थर है, यही इसी पूरे इसमें जो एरिया में है, यहाँ पे आपको पूरा पाषाण जो पैलियोलिथिक एज वाले लोग रहा करते थे। अब यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, मैप से आपको बेहतर समझ में आएगा। मानचित्र में अगर देखा जाए तो आपको कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ें मिला है। सो पूरा पाषाण के बारे में अगर देखा जाए तो जो भी आपको रेड कलर से बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ, वो पूरा पाषाण काल का जगह है। और जो आपको ब्लू कलर से आपको दिख रहा है नव पाषाण है, और ग्रीन कलर जो है आपको महापाषाण है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। पूरा पाषाण के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको भीमबेटका दिख रहा है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा देखो आप यहाँ पे हुंसकी जो कि आपको कर्नाटका में है। कुरनूल गुफाएं आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर से, देखो आंध्र प्रदेश में है ये।
तो 3 आपको याद रखना है कि अगर पुरा पाषाण के बारे में देखा जाए, पैलियोलिथिक एज के बारे में देखा जाए, तो इसका साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, हुंसकी जो कि आपको कर्नाटका में है, और कुर्नूल जो कि आपका आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पे नव पाषाण के बारे में अगर देखोगे तो बहुत सारा आपको ब्लू कलर से देखो, बहुत सारा आपको मिलेगा। बुर्ज होम जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ऊपर देखो, जम्मू एंड कश्मीर में दिख रहा है। अब इधर पाकिस्तान के साइड आप देखो मेहरगढ़ दिख रहा है, ये भी आपको नवपाषाण काल का ही जो है वो स्थल रहा है, साइट रहा है। चिराग देखो आपको बिहार में दिख रहा होगा। और जब उत्तर प्रदेश की तरफ आते हो आप तो कोल्डिवा और महागढ़ आपको दिख रहा है, ठीक है। पयमपल्ली जो कि पहला साइट था जिसको डिस्कवर किया गया था, ये भी आपको नवपाषाण में ही इसको माना जाता है। ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो तमिलनाडु में है। तो मैप से भी देख लिया आपको कहाँ कहाँ पे इसका साक्ष्य मिला था। थोड़ा ये भी देख लेते कि आपको और अलग से दिखता है। ये देखो आपको पत्थर दिख रहे होंगे। सो ये पत्थर आपको इसी से आपको ये औजार बनाया जाता था। सो अगर जो सबसे पहला वाला आप जो कौ वाला दिख रहे हो, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। सो इसको पूरा पाषाण समय काल में यूज़ किया जाता था। और इसी पत्थर को तोड़ के जो है वो खोज जो दिख रहे हो आप, इसको इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? मध्य पाषाण में। और मध्य पाषाण के बाद ये जो आपको आगे वाला दिख रहा है, ये भी आपको मध्य पाषाण में ही दिख रहा है। अब जब पत्थर जैसे जैसे छोटे होते जा रहे, सबसे छोटा वाला अगर आप देख रहे हो तो इसको न्यूलिथिक जो आपको नवपाषाण काल समय काल में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ से अगेन डिटेल देखते हैं। जो स्टोन एज है जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, उसको विभाजन जो है 3 तरीके में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। पुरा पाषाण जिसको पैलियोलिथिक बोला जाता है, फिर मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण। अब ये देखो ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले जो आपको इंसान किस तरह से दिखते थे और धीरे धीरे आपको होमोसेपियंस जो आपको पूरे तरीके से यहाँ तक दिख रहे हैं। भारत में जो पुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो उसको 3 चरणों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। जिसको पहला वाला हमने देखा था जिसको निम्न पुरा पाषाण बोला जाता है। ये आपको भारत में अगर देखा जाए तो पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि में इसकी खोज की गई है। उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको कहाँ कहाँ मिला? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्षिण उत्तर प्रदेश में मिला। और बिहार में भी आपको थोड़े बहुत इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब पूरा पाषाण क्योंकि अगर आपने सवाल देखा है तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको यही पूछा गया था कि इसकी विशेषताएं आपको बतानी, फीचर्स बताने हैं पूरा पाषाण काल का, और यही सवाल आएगा आपको। सो पूरा पाषाण काल के बारे में अगर देखा जाए तो इसके कौन कौन से विशेषताएं रही है। सो पुरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी और भोजन संग्रह करते थे, ठीक है। सो जो हम लोग सबसे पहले यही याद रखना आपको, ये आपका अगर साक्ष्य अगर मैंने आपने देखा, इसका एविडेंस देखा तो आपको जनरली कहाँ पे मिल रहा है? नॉर्थ वेस्ट वाले इंडिया में मिल रहा है आपको, ठीक है। और वहाँ पे आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पथरीला इलाका है, वहाँ पे आपको आज भी बहुत सारे पत्थर मिलेंगे। सो यहीं पे लोग रहते थे, फॉरेस्ट में, जंगल में आपको मिलते थे। और इनको जो है वो एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो खाने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए कोई ना कोई सोर्स तो देखना पड़ेगा। सो ये सोर्स किसको ढूंढते थे? जनरली हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। और जंगलों से क्या करते थे? ये जो भी उनको कंदमूल, जो भी रॉ मटेरियल मिलता था, जो भी फ्रूट्स मिलते थे, उसको कलेक्ट करते थे और मानव शिकार और अन्य उद्देश्य के लिए साधारण कटे फटे पत्थर और औजारों का उपयोग करते थे। सो मैंने आपको इमेज में भी दिखाया कि जो ये स्टोन यूज़, देखो आप स्टोन जो इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखो ये जो पत्थर आपको कौ वाला दिख रहा है, इसमें कोई आपको प्रॉपर शेप एंड साइज़ नहीं दिख रहा है, या फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है वो किसी औजार के फॉर्म में किया जा रहा है। सो डायरेक्टली वो पत्थर जहाँ से भी जो मिलता था उसका इस्तेमाल करते थे और वही उसको ही औजार बनाते थे डायरेक्टली। उससे क्या करते थे? वो हंटिंग करते थे। ये इनका विशेषता था। तो इसका मतलब इनको जो है वो औजार बनाना वेपन्स बनाना होता है, उसकी भी प्रक्रिया उसके बारे में नहीं पता था। सो पहला विशेषता हमने देखा कि ये जो है आपको हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकारी थे, ठीक है, और भोजन संग्रह करते थे, जंगल में रहते थे, व्यापन करते थे। कटे फटे पत्थर, जिस तरह के भी पत्थर उनको मिल जाते थे उसी का क्या करते थे? यूज़ करते थे। लोग ना तो कृषि के बारे में जानते थे और ना ही घर बनाने के बारे में जानते थे। तो थर्ड फीचर अगर देखा जाए तो इनको बिल्कुल भी कृषि के बारे में, फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में ज़ीरो नॉलेज था। इनको नहीं पता था किस तरह से आपको क्या करना है, कृषि करना है, कैसे आपको जो है वो वहाँ पे रुकना है, ठीक है। और अगर कृषि नहीं पता था, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, तो अस्थायी जीवन भी तो ये नहीं व्यतीत करते थे, परमानेंट इनका कोई सेटलमेंट नहीं होता था। सो इनको घर बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी नहीं पता था। या तो जंगल में रहते थे या फिर आपको उस टाइम पे अगर कोई गुफा मिल जाती थी तो उस गुफा के अंदर होते थे, ठीक है। इसलिए जीवन ठीक से व्यवस्थित नहीं था एकदम। आपको अगर बात किया जाए कोई पैटर्न इनका नहीं था। ऐसा पाया गया है कि लोग पेड़ों के जड़ों और फल खाकर जीवित रहते थे और गुफाओं और पहाड़ियों में रहते थे। सो फीचर्स हमने देख लिया। पहला यही कि
शिकारी जीवन ये व्यतीत करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, फूड कलेक्शन जो ऐसे घूम घूम कर करते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये पत्थरों का अगर आपने देखा तो उसका भी बहुत रिफाइंड तरीके से नहीं यूज़ करे, जैसे भी इनको मिला उसी तरीके से यूज़ करे। कृषि के बारे में इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। दूसरा ये जो है वो घर भी नहीं बनाते थे, परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। आज कहीं यहाँ पे कभी अगर आपको सोहन वैली में मिल रहे हैं तो अगले दिन आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश उतना जल्दी तो नहीं पहुँच सकते, बट वो घूमते रहते थे, जहाँ पे उनको खाने के लिए मिल गया वहीं पे वो रुक जाते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो पहाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पूरा पाषाण के बारे में देखा है, पैलियोलिथिक के बारे में देखा है, इसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर रखा है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो निम्न पाषाण के बारे में देखा जाए तो इसका आपको साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे पंजाब वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको निम्न पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से भी बताया गया, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। अब भारत के दृष्टिकोण से निम्न पूरा पाषाण के बारे में देखते हैं। सो लोग जल स्रोत के आसपास रहना पसंद करते थे, ठीक है। सो अभी भी हम लोग पैलियोलिथिक एज को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज में अब क्योंकि पूरे तरह से ह्यूमन सेटलमेंट नहीं बना, घर उन्होंने बनाया नहीं है, सो वो जनरली वहाँ जहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिलते थे, जहाँ पे उनको लगता था कि जीवन व्यापन करने में उनको दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही जगहों को ये चुनते थे। सो जहाँ पे उनको जल का स्रोत मिलता था, सोर्स ऑफ वाटर मिलता था, उसी के आसपास ये रहते थे, जैसे कि नदी घाटियाँ हो गए या पत्थर उनको मिल गया जहाँ से वो औजार बना सकते हैं। सो निम्न पूरा पाषाण काल में भी अगर आप देखोगे तो खासकर जैसे कि इंडस वाला रिवर वाला जो सिस्टम है उसके आसपास आपको लोग दिखते थे, नदी घाटी हो गया। इसके अलावा जहाँ पे पत्थर मिल रहे हैं, पत्थर से औजार का बनाते थे, और जो पानी से अगर देखा जाए तो उसी पानी से ये उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात में उनको मदद मिलता था। वही पानी से क्या करते थे वो अपना जो है, क्योंकि पानी पीने के लिए जानवर भी आएगा तो उससे वो अपना उन शिकार भी ढूंढ लेते थे। इसे आपको ओल्ड वन परंपरा भी कहा जाता है, और होमिनिड होमो हेविलिस जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसका अगर पूरा पाषाण के बारे में देखा जाए तो इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिल जाए आपको, मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, बेलन घाटी ये भी आपको उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के डिडवाना और नर्मदा घाटी और भीमबेटका, यहाँ से आपको साक्ष्य मिलता है। मध्य पूरा पाषाण के बारे में देखा जाए तो इसमें आपको जो औजार मुख्यतः आपको सल्कों और आधारित से होता था। इसमें आपको जो नुकीली चीज़ें होती है उसका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। नेक्स्ट आता है आपको उच्च पूरा पाषाण काल। इस युग में आपको औजार मुख्यतः बड़े बड़े जो है वो खुरचने का इस्तेमाल किया जाता था। मानव जीवन शैली जो आपको इसमें आपको काफ़ी बदलाव आते हैं, लेकिन उतना बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आपको नेक्स्ट जब हम लोग मध्य पाषाण देखेंगे तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब पूरा पाषाण काल के बारे में अगर देखा जाए तो इसका अगर मैंने पहले भी बता दिया, पंजाब के सोहन कहाँ कहाँ पे मिला है आपको। सो निम्न पूरा पाषाण काल आपको पंजाब के सोहन घाटी में मिला है, कश्मीर और थार रेगिस्तान में मिला है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में मिला है, राजस्थान के जो डिडवाना है वहाँ पे मिला है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में मिला है। मध्य पूरा पाषाण काल आपको कहाँ पे मिलता है, तो नर्मदा घाटी जो कि आपका मध्य प्रदेश में, तुंगभद्रा घाटी जो है क्या वहाँ पे मिलता है आपको। उच्च पूरा पाषाण काल आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केंद्रीय जो आपको खासकर महाराष्ट्र वाला रीजन है, जो मध्य प्रदेश वाला रीजन वहाँ पर मिलता है। दक्षिण उत्तर प्रदेश में मिलता है, और दक्षिण बिहार पठार में, मतलब जो आपका झारखंड वाला रीजन है वहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी आराम से देख सकते हैं। स्टोन एज को अगर देखा जाए तो 3 चीज़ें बोलते हैं हम लोग, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक, ठीक है। चालकोलिथिक बाद में इसको देखा जाता है, चालकोलिथिक को ही कॉपर एज भी बोला जाता है। यहाँ पे टाइमलाइन लिखा हुआ है जिसको आप 1-2 बार देखना, और एग्जैक्टली अगर नहीं याद होता तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डेट याद रखना है। अप्रॉक्स में आप करके डेट लिख सकते हो, जैसे कि 10,000 BC तक लिख देना आपको, जो पैलियोलिथिक है। जो मेसोलिथिक है उसको आप 10,000 से 6,000 लिखना, और जो नियोलिथिक है उसको 6,000 से लेके 1,000 तक लिख सकते हो। पैलियोलिथिक जो आपको इसके फीचर्स 1 बाय 1 बताती हूँ। सो इसको ऐसे ही फीचर्स करके ही लिखो,
ठीक है। इसमें आपको प्लेस्टोसीन पीरियड भी बोला जाता है, आइस एज बोला जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे, जब हम लोग पूरा पाषाण के बारे में बात करते हैं, सो पूरा एकदम से आपको आइस एज टाइप का था, पूरा फ्रिज था यहाँ पे आपको, पूरे कहीं भी आपको जो हमने बात किया ना, यहाँ पे लोग कृषि क्यों नहीं करते थे, एग्रीकल्चर क्यों नहीं करते थे, आप जंगलों में क्यों घूम रहे। सो जनरली अगर देखा जाए तो पूरा एरिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर अगर आपने देखा होगा, ठंड के टाइम पे कैसा हो जाता है वहाँ पे, एकदम बर्फ हो जाता है, ठीक है। सो वैसा ही आपको आइस एज, जैसे जैसे यूरोप में आप जो स्थिति आप देखते हो, वो पूरे विश्व में उस तरह का ही स्थिति था। कुछ जगह ऐसे थे जो कि थोड़ा सा गर्म था। सो पहला फीचर यही है आपको, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, जो पूरा पाषाण के बारे में बात करते हैं, जो पैलेलिथिक एज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था आपको। दूसरा जो आपका आता है इसका, एक्सेप्ट द अलुवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड गंगा। बस लोग यहाँ पे आपको अलुवियल प्लेन्स तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा था नहीं, लोग आपको जनरली कहाँ पे रहते थे, इंडस वाले एरिया में ही रहते थे। इनको कोई नॉलेज नहीं था कृषि के बारे में, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। हाउस बिल्डिंग के बारे में इनको नहीं पता था, किस तरह से घर बनाना है, पॉटरी कैसे बनाना है, इनको जो निर्माण बोलते हैं वो, उनके इसके बारे में भी इनको नहीं पता था। और जो मेटल है आपको, ठीक है, धातु का जो उपयोग होता है, इसके बारे में भी नहीं पता। तो ये सारे फीचर्स हैं। एक तो आइस एज वाला, दूसरा पहला पॉइंट लिख सकते हो, इनको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में, बिल्कुल भी एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, घर बनाने की प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, सामानों को किस तरह से स्टोर करना है, मृदभान पॉटरी जो होता है इसके बारे में नहीं पता, धातुओं के बारे में नहीं पता है, यूज ऑफ टूल्स ऑफ अनपॉलिश्ड, अनब्लेस्ड एंड रफ स्टोन्स। तो मैंने आपको पहले औजार दिखाया जो कि इनको अगर देखोगे तो बिल्कुल पॉलिश्ड नहीं है, जहाँ जैसा पत्थर मिल रहा है उसको ही क्या करते हैं, औजार के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो ये आपका पैलेलिथिक का फीचर्स था। ये देखो आपको इमेज दिख रहा है, चॉपिंग टूल्स बोला जाता है आपको, पेबल हैंड हैक्स बोला जाता है, क्लीवर्स बोला जाता है, ये सब आपको पैलेलिथिक जो पूरा पाषाण है इसमें इसका यूज़ किया जाता है, हैंड हैक्स और पेबल टूल्स। मेसोलिथिक के बारे में देखते हैं। सो मेसोलिथिक जो है ये आपको हंटर गैदरर्स, इसमें भी था आपको शिकारी इस टाइम पे भी थे, बट इसमें क्या आता है, थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है। इसमें यूनिक फीचर्स, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें आएगी। सबसे पहला जो फीचर इसका याद रखना है, विशेषता याद रखना है, स्मॉल टीनी आर्टिफैक्ट्स। यहाँ जहाँ पे हमने देखा था कि बड़े बड़े पत्थरों का क्या किया जा रहा है, औजार बना के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब माइक्रोलिथिक में आते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों का क्या किया जाता है, आपको औजार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लाइफस्टाइल जो इनकी, रहन सहन जो है उसमें भी आपको बदलाव आता है। जो लोग पहले पूरी तरीके से आपको क्या थे, हंटर गैदरर थे, अब वो हंटिंग गैदरिंग ऐसा नहीं उन्होंने छोड़ दिया, वो कंटिन्यू है, वो हंटिंग गैदरिंग करेंगे, शिकारी बने रहेंगे, इनको जहाँ से जानवर मिलेगा उसको शिकार बनाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अब इनको लगता है कि वो प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं किया जाता, तो ये डोमेस्टिकेशन जो है आपको, पशुपालन जो है, वो भी इस चीज़ की भी शुरुआत आपको मेसोलिथिक में हो जाती है। डोमेस्टिकेशन जो आपको बिग एनिमल हंटिंग्स टू स्मॉल एनिमल हंटिंग्स ऑफ यूज ऑफ बो एंड एरो। अगर पहले मैंने आपको बताया कि पूरा पाषाण के बारे में, जब पैलेलिथिक के बारे में बताया था, उसमें देखा था आपने कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। अब यहाँ पे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है और छोटे जानवरों को टारगेट किया जाता है। कहाँ पे, मेसोलिथिक में। बो एंड एरो जो आपको इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। डोमेस्टिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं, इसका भी इस्तेमाल हो गया। हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर स्टार्टेड। अब कृषि पूरे तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े से जो अगर स्मॉल बेसिस पे अगर बोला जाए तो ये आपको मेसोलिथिक में स्टार्ट हो गया। एनिमल डोमिनेट द सीन एट द मोस्ट मेसोलिथिक। अब ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको एग्रीकल्चर का थोड़ा सा साक्ष्य आपको मिल रहा है, या फिर आपको डोमेस्टिकेशन जो पशुपालन का, अगर मैंने बोला कि डॉग जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया गया मेसोलिथिक में, ये किसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, तो पुरातात्विक जो आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि उसमें बेस्ट एग्जाम्पल आता है भीमबेटका का जो पेंटिंग बना हुआ है, या फिर आपको कोई भी पेंटिंग मिल रहा है, तो उस पेंटिंग के बेसिस पे ही हम लोग बोल रहे हैं। अगर बनाया हुआ पेंटिंग, तो अगर वो चीज़ें कर रहे होंगे तभी तो उस पेंटिंग को उन्होंने बनाया होगा। तो उस पेंटिंग से पता चलता है कि वो पशुपालन स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। और मेसोलिथिक रॉक कल्चर जो है उससे पता चलता है। जो इनका जो पेंटिंग है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे जानवरों के बारे में दर्शाया जाता है, लेकिन कहीं भी स्नेक को डिपिक्ट नहीं किया गया मेसोलिथिक पेंटिंग में। जो मेसोलिथिक साइट के बारे में बात करते हैं, मध्य पाषाण जो स्थल की बात करते हैं, तो भारत में कहाँ कहाँ पे मिलता है अगेन, तो ये बागोर राजस्थान, रिवर कोथारी के पास मिलता है। आदमगढ़ जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे सबसे अगर देखा जाए तो आपको पूछा जाए ना कि सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो यहीं पे मिला हुआ था। लंकनाज आपको गुजरात में, ये भी आपको मेसोलिथिक के अंदर ही आता है। साउथ रिवर ऑफ कृष्णा, तमिलनाडु के आसपास। फिर इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी इसका मिला है। नहर रायगढ़ जो जगह है, जो कि आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। महादहा
यूपी में यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बोन के जो हड्डियों के बने हुए औजार मिले। सो एक और विशेषता आपको याद रखना कि जब हम लोग पैलियोलिथिक के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जनरली पत्थरों से बने हुए औजार का ही इस्तेमाल किया जाता था, टूल्स का यूज़ किया जाता था। जब जब मध्य पाषाण काल आता है तो यहाँ पे जो आपको औजार बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं। पत्थर से आप लोग जो है जानवरों की हड्डियों का भी इस्तेमाल करते हैं औजार बनाने के लिए। ये देखो माइक्रोलिथिक टूल्स आपको दिख रहा है, जिसमें आपको ट्राइंगल शेप दिख रहा है, यूनिट्स दिख रहा होगा आपको। तो ये देखो, आप इसमें आप देखोगे तो शेप बना हुआ है, पॉइंटेड है। अगर इससे हिट किया जाएगा तो चांसेस है कि जानवर मारे जा सकते हैं। बट अगर आपने पैलियोलिथिक वाला देखा होगा तो उसमें कोई शेप एंड साइज नहीं होता था। ये मेसोलिथिक पेंटिंग्स है आपको, जो कि एक पहला वाला अगर आपको दिख रहा होगा तो ये बोर का इमेज है, जो कि आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिला है। पॉलीक्रोम बोर, जो कि ये अगेन भीमबेटका में, ये सारे पेंटिंग्स आपको भीमबेटका में बने हुए हैं। तो इसी पेंटिंग से हमें पता चलता है, जैसे आप देखो यहाँ पे हंटर विद द बास्केट नेट एंड फिल्ड विद द एनिमल्स। अब ये जो जानवर आपको जिस तरह से दिख रहे हैं ना, और जो ह्यूमन बींग्स बने हुए दिख रहे हैं, तो इसी से हमें पता चलता है कि ये जानवर उस समय काल में आपको मिलते होंगे, इसीलिए उन्होंने इस पेंटिंग को बना रखा है। डांसिंग सीन जो है आपको ये मध्य प्रदेश का, आगे वहीं पे आपको ये बनाया गया है, दिख रहा इमेज दिख रहा होगा आपको। भीमबेटका, जरोरा, ये सब जगह है जहाँ से आपको मध्य पाषाण काल के बारे में और रोक जो पेंटिंग के बारे में हमने देखा वो आपको मिलता है। न्यूलिथिक को मैं अगले वीडियो में कवर करवाऊंगी, तो उसमें आपको अलग से बताऊंगी। अब मध्य पाषाण के बारे में विशेषता देख लेते हैं, इस पे भी सवाल में भी आपको पूछा जाए। अगर आपको पैलियोलिथिक पूरा पाषाण भी पूछा जाता है ना, तो मध्य पाषाण के बारे में थोड़ा बहुत उसमें आप लिख सकते हो। सो मध्य पाषाण काल का जो अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको उच्च पुरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में, तो ये ट्रांजिशन जोन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पैलियोलिथिक और जो नियोलिथिक पीरियड है इसके बीच में ही ये आता है। और इसमें अगर देखा जाए आपको तो जो नव पाषाण शब्द का प्रयोग जॉन लुबॉक ने किया था 1865 में। अब थोड़ा सा मध्य पाषाण का समय काल भी है, जिसको एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइमलाइन मत लिखना, इसमें गलत होने के चांसेस भी होते हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण युग जो है आपको पुरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का है, ट्रांजिशन जोन है। इसमें आपको पुरा पाषाण और नव पाषाण दोनों की विशेषताएं मौजूद हैं, क्योंकि ट्रांजिशन जोन जो होता है उसमें आपको दोनों चीज़ों का फीचर्स, अगर जनरेशन भी आप देखोगे ना, तो अगर कोई मिडिल जनरेशन में आता है तो जो आपका आने वाला जनरेशन उसके भी कुछ फीचर्स होंगे और जो पिछले वाला जनरेशन है उसका भी कुछ फीचर्स होता है। सो ये आपको मध्य पाषाण के साथ भी यही होता है। जो पुरा पाषाण है पैलियोलिथिक के भी कुछ फीचर्स होंगे और जो आपको आने वाला समय का जैसे कि नव पाषाण है उसके भी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इस युग के लोग जो है आपको शिकार, मछली पकड़ना, भोजन इकट्ठा करने का जो निर्भर रहते थे, जबकि बाद में ये उन्होंने पशुपालन की शुरुआत कर दी। तो जैसे हमने पूरा पाषाण देखा, पैलियोलिथिक देखा, इसमें आपको पूरे तरीके से लोग जो थे हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे। इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता थी। जब मध्य पाषाण में आते हैं, जब मेसोलिथिक में आते हैं, तो ये आपको क्या करते हैं, मछली पकड़ना, फिशिंग करना, हंटिंग गैदरिंग अभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। शिकार कर ही रहे, भोजन इकट्ठा कर रहे, और पशुपालन जो है, डोमेस्टिकेशन जो है, वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। औजार के बारे में अगर देखा जाए तो इस युग में आपको सूक्ष्म पाषाण, जो कि हम लोग माइक्रोलिथिक जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं हम लोग, जिसमें आपको छोटे छोटे पत्थर से बने हुए उपकरण जैसे कि ब्लेड वगैरह, कोर, पॉइंटेड, ये सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये चॉपर। अब ये आपको भारतीय मध्य पाषाण स्थलों में सूची और उनके स्थान विशेषताएं। सो बागौर में जो आपको मध्य पाषाण स्थल मिला है, जो कि आपको राजस्थान में, इसमें आपको क्या विशेषता मिला है, तो यहाँ पे लोग आपको शिकार करते थे और जो पशुपालन करते थे उसके साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ जो कि आपका मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी पशुपालन का जो है आपको साक्ष्य मिलता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी आपको जो चित्र बने हुए हैं, पेंटिंग्स बने हुए हैं, इस पेंटिंग से हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोग जो है जो आपको हंटिंग गैदरिंग भी करते थे, फिशिंग भी करते थे, आपको मछली जो पकड़ने का भी काम करते थे। लंकनाज गुजरात में ही आपको मृतक को किस तरह से दफनाया जाए और उसका क्या प्रक्रिया होना चाहिए, इसके बारे में हमें एविडेंस मिलता है। सो वापस रिवाइज करवा देती हूँ मैं। जब हम लोग पुरा पाषाण पैलियोलिथिक के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जनरली लोग आपको क्या करते थे, जो है वो पूरे तरीके से आपको हंटिंग गैदरिंग ही करते थे, शिकारी बने हुए थे। यहाँ पे आपको लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हाउस परमानेंट नहीं था इनका। आग के बारे में इनको पता था, बट इसका यूज़ कैसे करना है इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जब मध्य पाषाण आता है तो आपको यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है,
इसके अलावा एग्रीकल्चर का भी थोड़ा बहुत साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है। परमानेंट अभी भी लोग नहीं रह रहे हैं, बट जो है यहाँ पे आपको जैसे कि अंत्येष्टि होती है, ठीक है, लोगों को इस तरह से जलाया जाए फिर उसको दफनाया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको मध्यपाषाण से में मिलता है जानकारी। तो ये आपका पूरा डिटेल था जिसमें हमने मध्यपाषाण और जो आपका पूरा पाषाण है उसको हमने देखा। इवन हमने ये भी देखा किस तरह के आपके रॉक्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में भी है। इवन क्वेश्चन आपको किस तरह से, अगर आप BA फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, और ये आपको आने वाला क्वेश्चन किस तरह से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले, यहाँ पे सब सारी चीज़ें डिटेल में है। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार तो दोबारा से आप एक बार उसको देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो वीडियो में लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।